आफ्टरनून दोस्तों, मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कुछ स्पेशल कंटेंट लेकर आए हैं दोस्तों। जैसा कि आज सबको पता है, आप सबको मालूम ही होगा कि आज 2 अक्टूबर है और हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, यानी अर्थात आज ही के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और उसी से संबंधित मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम गांधी जी के जन्म से लेकर उनके मरण तक की उनकी सारी घटनाओं को जानेंगे, उनको देखेंगे और एक संक्षिप्त विवरण उनके बारे में पूरा इस वीडियो में लेंगे कि उन्होंने अपने जन्म से लेकर मरण तक क्या क्या किया, कहाँ उन्होंने पढ़ाई करी, क्या उनकी फैमिली बैकग्राउंड था, कैसा क्या था, हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारी आज की पहली स्लाइड है दोस्तों कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये हमारे परम पूज्य और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, जिनका पूरा देश आदर करता है और इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है हमारे देश के द्वारा। तो दोस्तों ये रहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। आप सबको इनके पहचानते ही होंगे, इन्हें किसी की नाम या किसी की जान पहचान की जरूरत नहीं है, इन्हें पूरा देश पूरा विश्व जानता है दोस्तों, चाहे फिर वो कोई सा भी देश हो, इन्हें हर कोई हर जगह पहचानता है। और ये हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है दोस्तों कि ये हमारे देश से थे और हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो से पहले और उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इसमें सामान्य जानकारी, गांधी जी के बारे में हम सामान्य जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो देखिए सामान्य जानकारी में क्या क्या। तो सबसे पहले दोस्तों इनका नाम क्या था। तो दोस्तों इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम था, क्या नाम था? पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, यानी 2 अक्टूबर 1869 को दोस्तों हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अभी कहाँ पड़ता है? तो आज की गुजरात में एक बनिया फैमिली, एक वेस्ट फैमिली में हुआ था दोस्तों। और इनकी वाइफ या इनकी जिससे शादी हुई, उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी, और उनसे इनकी शादी 1883 में ही, यानी मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बाल विवाह हो गया था दोस्तों। इनका जो विवाह है वो कस्तूरबा गांधी जी से बचपन में ही या छोटी सी उम्र में, कच्ची उम्र में ही कर दिया गया था। 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था दोस्तों। और इसके बाद ये देखिए, ये इनकी वाइफ है दोस्तों कस्तूरबा गांधी जी, जिनकी भी हमने बात करी। ये देखिए ये गांधी जी हैं और ये शुरुआती टाइम के गांधी जी हैं ये, और इनकी पिक है, और ये कस्तूरबा गांधी जी की पिक है। तो ये मैंने इसमें पिक डाल दी है आपके लिए दोस्तों ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता और ये कस्तूरबा गांधी। चलिए अच्छा दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि जो महात्मा गांधी जी को महात्मा नाम दिया गया, शुरुआत से नहीं था इनके नाम में, ये बाद में किसने दिया, किसने दिया वो मांगे डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत से इनका नाम क्या था? तो शुरुआत से ही इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसमें मोहनदास इनका नाम था और करमचंद इनके पिताजी का नाम था, जिसका नाम जोड़ के मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका नाम था। चलिए अगला हम अगली वीडियो देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसके बाद इनके 4 पुत्र थे, ठीक है, इनके 4 बच्चे थे जिनके नाम थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ये हिंदू धर्म से दोस्तों बिलोंग करते थे या हिंदू धर्म से आते थे, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। ठीक है, इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी हमारे यहाँ, जिसका गठन कब हुआ था? तो जिसका गठन 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, उसे इन्होंने ज्वाइन किया था। और इनके जो राजनीतिक गुरु रहे हैं, तो राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी रहे हैं। कौन रहे हैं दोस्तों? तो राजनीतिक गुरु रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इनकी जो प्रिय शिक्षा थी उनका नाम था मीराबेन। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों उनका? इनकी जो प्रिय शिक्षा थी उनका मीराबेन नाम था। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किया। कहाँ पे किया दोस्तों? तो सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग किया इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए 1893 में ये अफ्रीका गए थे। ठीक है, 1893 में उसके मुकदमे के लिए अफ्रीका गए थे। इससे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जब ये मुकदमे के लिए गए, इसका मतलब ये कौन थे? ये एक बैरिस्टर थे, एक लॉयर थे। ठीक है, तो इनकी शिक्षा क्या थी? इनकी बैरिस्टर या लॉयर की शिक्षा थी। तो ये दोस्तों कुछ सामान्य जानकारी हो गई जिसमें हमने उनके बेसिक जानकारी, उनके जन्म, उनके माता पिता, उनकी वाइफ, उनके बच्चों, किस पार्टी से, किस धर्म से, किस जगह से बिलोंग करते थे, ये सब हमने उनके बारे में जाना। चलिए अगली साइड पे चलते हैं। अगली साइड में क्या देखने को मिलता है हमें? तो अगली स्लाइड में दोस्तों शिक्षा, इनकी शिक्षा के बारे में हम जानते हैं। तो शिक्षा कैसी क्या रही इनकी? तो इन्होंने दोस्तों अल्फ्रेड हाई स्कूल से अपने हाई स्कूल करी, जो कि राजकोट में स्थित, कहाँ पे? राजकोट। और राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से इन्होंने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करी। इसके बाद सामाल दास आर्ट कॉलेज से इन्होंने भावनगर, यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉलेज पूरी करी, और ये भी गुजरात में ही पड़ता है दोस्तों। सामाल दास आर्ट कॉलेज भावनगर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, और ये भी गुजरात में ही है। इसके बाद इनर टेम्पल लंदन से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या अपनी लॉयर की डिग्री हासिल करी, जिसको बैरिस्टर की डिग्री भी बोलते थे। बैरिस्टर की डिग्री ली या बैरिस्टर का कोर्स किया दोस्तों, बैरिस्टर की
डिग्री की पढ़ाई करी और 1891 में इनको बैरिस्टर की डिग्री मिल गई। कब दोस्तों? 1891 में इनको बैरिस्टर की डिग्री मिल गई, अर्थात अब ये 1891 में एक लॉयर बन चुके थे। तो ये इनका कुछ शिक्षा का बैकग्राउंड था कि इन्होंने कहाँ से अपनी स्कूलिंग करी, कहाँ से अपनी कॉलेज की पढ़ाई करी और कहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई यानी कि लॉयर बनने की पढ़ाई करी, जिसको आज हम लॉयर बोलते हैं, उसको पहले बैरिस्टर बोलते थे। तो कहाँ से इन्होंने अपनी लॉयर बैरिस्टर बनने की पढ़ाई करी और 1891 में लॉयर बैरिस्टर बन गए। तो ये इनकी शिक्षा था दोस्तों, ये इनका शिक्षा बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड था, शैक्षिक बैकग्राउंड था ये। और इसके बाद हम अगली स्लाइड देखते हैं कि स्लाइड में क्या है। तो देखिए व्यवसाय, इन्होंने क्या व्यवसाय किया, इनका व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो सीधी बात है, सबसे पहले तो ये क्या थे, सबसे पहले एक बैरिस्टर थे, क्योंकि उनके पास एलएलबी की डिग्री थी उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से बैरिस्टर, आज के हिसाब से लॉयर के हिसाब से इनकी डिग्री थी। तो एक प्रकार से ये बैरिस्टर थे, लॉयर थे। और इसके बाद क्या था, तो एक राजनीतिज्ञ थे भी दोस्तों, ये एक पॉलिटिशियन भी थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक संस्मरण लेखक भी थे, एक निबंधकार भी थे और साथ ही साथ एक दार्शनिक लेखक भी थे। तो दोस्तों ये क्या क्या थे, ये एक व्यवसाय क्या था इनका, तो जो उनका मेन व्यवसाय था वो तो बैरिस्टर का ही था। क्या था दोस्तों? बैरिस्टर या लेखक का या लॉयर का ही था। इसके अलावा बैरिस्टर के अलावा ये एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, जो आज की ही स्थिति से आगे का अंदाजा लगा लेते थे कि आज यदि ऐसा होगा तो कल क्या होने वाला है। साथ में ये संस्मरण लेखक, निबंधकार, दार्शनिक लेखक और इन्होंने कई सारी बुक खुद से भी लिखी हैं, तो एक अच्छे लेखक भी थे दोस्तों। तो ये इनके व्यवसाय थे या इनके बारे में कह सकते हैं कि ये चीज़ें करते थे। चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं हम। अगली स्लाइड में क्या है, तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे करना था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका जब ये पहली बार गए तो उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ा दोस्तों? तो सॉरी थोड़ा सा लगता है सेटिंग में गड़बड़ा गया है, यहाँ पे था इस साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, जब दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका ये कब से कब तक रहे? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ये 1893 से 1914 तक रहे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ये 1893 से 1914 तक रहे हैं और 1915 फरवरी में वापस भारत आ जाते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया, तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों इन्होंने भेदभाव का सामना किया। सबसे पहले तो क्या किया, तो भेदभाव का सामना इन्हें करना पड़ा दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इसका मतलब क्या था, तो दोस्तों हुआ क्या था कि इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन इनका कलर काला या सांवला होने के कारण गोरे लोगों ने यानी अंग्रेजों ने इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया और इन्हें थर्ड क्लास में यात्रा करना पड़ा। फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बाद भी इन्हें थर्ड क्लास में यात्रा करना पड़ा। और इसके अलावा इन्हें न्यायाधीश के द्वारा पगड़ी उतारने के लिए कहा, लेकिन जिसके लिए इन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो इनके साथ अफ्रीका में घटित हुए और उन सब से ये कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो गए या इनके मन में या इनके कह सकते हो आप मस्तिष्क में वो प्रभाव पड़े, जिसके बाद इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और ये सब चीज़ें की कि यहाँ पे गोरे और कालों के बीच में जो भेदभाव है, जो एक डिफरेंस आ गया है, उसको मुझे ख़त्म करना है और वो कैसे भी ख़त्म करना है वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ख़त्म करने की बात हुई और ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से महात्मा जी, यहाँ गांधी जी इस तरफ और बढ़ गए और यहाँ पे सबको न्याय दिलाने की ओर वो बढ़ गए। तो ये था दक्षिण अफ्रीका का उनका कुछ सफ़र, जिसे हमने देखा कि भेदभाव का सामना करना पड़ा, ट्रेन से उन्हें बाहर फेंक दिया गया, फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद भी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया न्यायाधीश द्वारा, जिसे उन्होंने मना कर दिया, और साथ में कुछ और भी ऐसे इंसिडेंट हुए उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सब होने के बाद क्या होता है दोस्तों, 1914 तक तो वहाँ रहते हैं और उसके बाद फिर वे इंडिया आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, सॉरी मतलब मैंने किया नहीं है, ये मैंने किया ही है इसको ऐसा, ताकि यहाँ पे इनकी फ़ोटो सके। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में ही उनकी एक फ़ोटो भी लगी हुई है। देखिए, जब उन्होंने सत्याग्रह किया, ठीक है, जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो वहाँ पे उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। देखिए गांधी जी की, ठीक है, ये पीस के लिए सत्याग्रह कर रहे थे और उसकी समय की एक फ़ोटो भी लगी हुई है, जैसे मैंने आपको यहाँ आपके साथ शेयर किया है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं हम, अगली स्लाइड में क्या है हमारे लिए। तो देखिए अगली स्लाइड में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष 1915 से 1947, ठीक है, क्योंकि यहीं पे इसी टाइम पीरियड में गांधी जी ने भारतीयों के लिए या भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक संग्राम की, एक संघर्ष चलाया, संग्राम का एक संघर्ष चलाया, जिसमें क्या क्या उन्होंने किया। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। कब आते हैं? 1915 में महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं और भारत आने के साथ ही ये बहुत सारे आंदोलन चलाते हैं, जिसके द्वारा अंग्रेजों को घुटने टेक के वापस जाना पड़ता है और अंग्रेज अपने घुटने टेक देते हैं उनके सामने, उनकी अहिंसा के सामने, उनके सत्याग्रह के जैसे नारों के सामने वो घुटने टेक देते हैं और इन्हें वापस छोड़ना पड़ता है देश को, और देश को छोड़ के वापस जाना पड़ता है। वो कौन कौन सी चीज़ें? तो देखिए, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में उन्होंने किया, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में किया, इसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1919 में किया, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके बाद नमक कानून जिसे 12 मार्च 1930 को उन्होंने स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को ख़त्म कर दिया था। ये 24 दिन में इन्होंने पूरी जो यात्रा थी उसकी वो ख़त्म कर दी थी, पैदल चलते हुए गए थे दोस्तों। ये 12 मार्च चले थे और 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँच गए थे 24 दिनों में। ये हो गया गोलमेज सम्मेलन, जो 3 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो 30, 31 और यानी 1930, 1931 और 1932 में हुए थे दोस्तों। इसमें भी उन्होंने भाग लिया और इसके बाद लास्ट में द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ। इन सभी
स्वतंत्रता संग्राम या कह सकते हैं आप आंदोलनों के द्वारा इन्होंने अंग्रेज़ों को घुटने टिकवा दिया और उन्हें भारत देश छोड़कर जाने के लिए विवश कर दिया या भारत से जाने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों ये वही सारे आंदोलन और संग्राम है जिसके द्वारा आंदोलन कारी यानी कि अंग्रेज गांधी जी से हार गए और उन्हें देश छोड़कर वापस जाना पड़ा। तो चलिए ये सारे वो नाम थे। अगले स्लाइड में देखते हैं, अगले स्लाइड में क्या है हमारे लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रमुख उपनाम, ठीक है, गांधी जी को किस किसने क्या क्या उपनाम दिए हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। प्रमुख उपनाम तो किस किसने गांधी जी को क्या क्या नाम दिए हैं, तो देखिए राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस जी ने दी गांधी जी को, ठीक है। इसके बाद बापू की उपाधि किसने दी, तो बापू की उपाधि दी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके बाद महात्मा गांधी किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब समझ में आया दोस्तों, उनका नाम क्या था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन आज जो हम महात्मा गांधी कहते हैं तो उनकी महात्मा की उपाधि उन्हें किसने दी थी, तो महात्मा जी की उपाधि उन्हें दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। महात्मा की उपाधि उन्होंने किसने दी या उनको किसने दी थी, तो महात्मा की उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, जिन्होंने जन गण मन की रचना भी की है दोस्तों, आपको पता ही होगा। इसके अलावा चर्चिल ने क्या कहा था, तो चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा है। क्या कहा है दोस्तों, चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा है। इसके अलावा जादूगर कहा है शेख मुजीबुर रहमान ने। ये पाकिस्तान उस समय आज के पाकिस्तान के बहुत एक बड़े और बहुत अच्छे और लोकप्रिय नेता रहे हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान उन्हें जादूगर कहते थे। और मलंग बाबा, ठीक है, ये किस मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार ने मलंग बाबा भी कहा है। तो दोस्तों इतने सारे उनके उपनाम थे, जिसमें राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बापू किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें हमेशा बापू नाम से पुकारते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने महात्मा की उपाधि दे दी थी। और चर्चिल जो हैं, चर्चिल कौन थे, तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल एक ब्रिटेन में पीएम थे। कौन थे ये पीएम थे कंजर्वेटिव पार्टी के, ठीक है, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। क्लीमेंट एटली से पहले जस्ट यही पीएम थे। क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता लाई, या कह सकते हैं कि जो माउंटबेटन योजना लेके आए थे, भारत विभाजन और भारत स्वतंत्रता की जो योजना लेके आए थे, उन्हें क्लीमेंट एटली ने भेजा था। और उसके जस्ट पहले जो हमारे विंस्टन चर्चिल ही पीएम थे, और इन्हें यानी गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी या अर्धनग्न फकीर नाम से पुकारा। और जादूगर की उपाधि दी शेख मुजीबुर रहमान ने। और मलंग बाबा की उपाधि खुदाई खिदमतगार ने दी, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोस्तों जानकर अच्छा लगा होगा कि इतने सारे गांधी जी के उपनाम भी थे मोहनदास करमचंद गांधी के अलावा। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि हमारी अगली स्लाइड में अब क्या है। हमारी अगली स्लाइड स्थापना। तो उन्होंने किन किन चीज़ों की स्थापना करी, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना करी 1894 में। इसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना करी 1915 में। इसके बाद अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना करी 1923 में। चरखा संघ की स्थापना करी 1925 में। और आखिर में डरबन में यानी अफ्रीका में, सॉरी आखिर में नहीं, ये इसके बाद आना चाहिए था, लास्ट में लिख गया, कोई बात नहीं। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 में। इस तरह ये कुछ स्थापना है दोस्तों जो गांधी जी के द्वारा की गई थी। किसके लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, और जिससे सत्य और अहिंसा के साथ में उनको हराया जा सके और हमें जीत मिल सके। तो ये सब चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में हमारी आज़ादी में सहायक हुई और बहुत सहायता भी दी इन्होंने दोस्तों, और सबको एक करने में। क्योंकि आज़ादी के लिए विभिन्न धर्म के जो लोग थे, विभिन्न जात के लोग, वर्ग के लोग और विभिन्न भाषाओं के लोग थे, उनको एक करने में इन संगठनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसलिए ये संगठन कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत भी बनी। तो ये स्थापनाएं थी जो गांधी जी के द्वारा की गई थी। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, देखिए यहाँ पे प्रमुख पुस्तकों की बात की गई है दोस्तों। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो देखिए हम देखते हैं प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है इसमें से। पहली है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये उनकी एक पुस्तक है। एक है अनासक्ति योग। दूसरी है गीता माता। तीसरा सत्य के मेरे प्रयोग, इनकी बायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी थी दोस्तों, सत्य के मेरे प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा सप्त महाव्रत और एक हिंद स्वराज 1909 में, ये उन्होंने बुक खुद से लिखी थी। ये कुछ पुस्तकें हैं जो उन पर हैं या उनके द्वारा लिखी गई हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई गई होंगी। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हमारी लिए क्या है, ये कुछ प्रमुख समाचार हैं दोस्तों। ये कुछ प्रमुख समाचार हैं जो उस समय छपते थे या गांधी जी के द्वारा निकाले गए। कौन कौन से, इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पैम्पलेट, ये पैम्पलेट है, ठीक है, ये ग्रीन पैम्पलेट्स, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका। तो ये कुछ समाचार पत्र जिन्हें गांधी जी के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में निकाला गया। तो इनके नाम कौन कौन से थे, इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड में अब क्या है हमारे लिए, तो अंतिम सांस दोस्तों। अब हमने सब कुछ ऑलमोस्ट देख लिया उनका, ठीक है, और अब अंतिम विदाई। तो उनकी हत्या कैसे हुई, तो नाथूराम गॉडसे ने उनको गोली मारी थी दोस्तों, उनको शूट किया था जिससे उनकी डेथ हो गई। और कब हुई, तो वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे, दिल्ली में हुई थी। और ये देखिए कुछ दृश्य उनके वहाँ पे जब उनका फ्यूनरल होता है, तो ये फ्यूनरल का दृश्य देखिए दोस्तों। मतलब आदमी बन नहीं रहा था, इतना ज़्यादा फ्यूनरल था, इतना उसके फ्यूनरल में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आदमी वहाँ पे दोस्तों बन नहीं पा रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हर कोई चाहता था कि एक बार उनकी लास्ट या उनके एक बार अंतिम दर्शन कर लिए जाए। तो ये कुछ एक फ़ोटो है, एक दो फोटो देखिए दोस्तों। ये भी रही एक फ़ोटो, ये भी उसी टाइम की फ़ोटो है, ठीक है, ये भी उसी टाइम की फ़ोटो उनके फ्यूनरल की। तो आई होप कि दोस्तों आपको
ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको लगभग सभी जानकारी जो महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित थी वो आपको प्रोवाइड कराई, जैसे उनकी पुस्तकें, उनकी जीवनी, उनकी यात्रा, उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा स्थापित की गई चीज़ें और उनके जो उपनाम थे वो सारी चीज़ें, और कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया वो सब कुछ सत्याग्रह जो उन्होंने किए और उनकी बेसिक जानकारी आपको आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और यदि दोस्तों से पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और महात्मा गांधी की जानकारी, जो महात्मा गांधी के बारे में जो जानकारी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि सबको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में मालूम चल सके। और आई होप कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस पर कमेंट्स करेंगे। और हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पे गर्व है कि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया में या सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया और हमारे देश की एक पहचान अहिंसा के रूप में बताई, जहाँ पे जो देश ना तो मारने, और मैं बिलीव करता हूँ ना ही, लेकिन कभी झुकता भी नहीं है। यदि हम गलत ना तो करेंगे ना ही सहेंगे, और हम आपको, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम हिंसा से आपके ऊपर जीतेंगे, हम अहिंसा और प्यार से ही आपका दिल जीतेंगे और आपके ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। ये वो शिक्षा देके गए जिन्हें हमें अपने जीवन में हमेशा अपना के रखना चाहिए दोस्तों। तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, प्यार देंगे और सब्सक्राइब करेंगे और साथ में शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।